जो नई टीम बनाई है उसमें क्यों शामिल नहीं किया गया या फिर वो इस मकसद के तहत पहुंचे कि भाई उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, तो चलिए संसद ना सही तो कम से कम विधानसभा में ही सही मुझे मौका तो। केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण को आखिरकार दिल्ली रवाना क्यों होना पड़ा? आखिरकार बृजभूषण ने मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से क्यों की? क्या इसके कोई राजनीतिक मायने नजर आते हैं या फिर ये शिष्टाचार भेंट ही दिखाई देती है? दरअसल बृजभूषण पर यौन शोषण के मामले थे और इसी मामले के तहत बृजभूषण मानो खामोश थे, उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थे। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले में उन्हें अदालत से राहत मिल जाती है, तब से ही बृजभूषण के बयान खुलकर सामने आ रहे हैं। अपनी ही सरकार के समर्थन में हो या विपक्ष की तारीफ करना हो, बृजभूषण रह रहकर कई ऐसे बयान पेश कर रहे थे कि अब राजनीति में एक बार फिर लौट आए हैं। अब राजनीति में लौट आए हैं तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं? आखिरकार इस मुलाकात के और क्या मायने निकाले जा सकते हैं? इसी से जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं इन पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बृजभूषण दिल्ली में मुलाकात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान से और मुलाकात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। ज्यादा देर की मुलाकात तो नहीं होती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो खुद कहते हैं कि वो खुद शिक्षा से जुड़े रहे हैं और शिक्षा के मुद्दों से जुड़े रहते हुए वो ऐसे ही शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान से और उनके इस्तीफे को लेकर ये कहते हैं कि उनका बड़ा योगदान है कि उन्होंने छात्रों के लिए अपना ही बलिदान दे दिया। ये बयान और मुलाकात को किस आधार पर देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह उनसे मुलाकात यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। साथ में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी वो बैठे हुए नजर आते हैं और इस मुलाकात के बाद में इन तस्वीरों के बाद में तमाम सारे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले जो नितिन नवीन नए अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी जो है एक नई टीम बनाई गई, 65 उसमें लगभग नेताओं के नाम शामिल किए गए, लेकिन कई दिग्गजों के नाम उसमें शामिल नहीं थे। नरोत्तम मिश्रा जैसे नाम शामिल नहीं थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपर्णा यादव जैसा नाम सामने नहीं थे। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, एक बड़ा ओहदा रखते हैं और बीजेपी के अंदर जिस तरह की उनकी अहमियत है और इसी वजह से भी उनको एक अलग तरह का नेता माना जाता है, क्योंकि वो अपने नाम पर अपने काम पर वोट मांगते हैं। यहां तक कहते हुए नजर आते हैं कई बार जब उनको सुनते हैं कि उनकी जो लोकप्रियता है वो सिर्फ हिंदू समुदाय में नहीं है बल्कि मुस्लिम समुदाय के साथ भी उनका उतना ही जुड़ाव है और वो सब समुदायों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है? क्या वो शिकायत करने पहुंचे थे कि भाई मुझे इस जो नई टीम बनाई है उसमें क्यों शामिल नहीं किया गया या फिर वो इस मकसद के तहत पहुंचे कि भाई उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है तो मेरी भूमिका उसमें क्या रहने वाली है? जरा स्पष्ट आप इसको करिए, क्योंकि कई बयान उनके ऐसे रहे हैं जो काफी मुखरता के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा है कि जिस तरीके से उनका बीता 2-3 साल रहा है उसमें तमाम बड़े दिग्गज लोगों ने उनसे किनारा कर लिया, यहाँ तक कि उनको टिकट तक नहीं दिया गया, उनको रिटायर घोषित कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूं और एक बार फिर वो कहते हुए नजर आते हैं कि सदन में वापस लौटूंगा। तो क्या उसको लेकर कुछ बातचीत होने वाली है? तो कई ऐसे समीकरण हैं जो यहाँ पर बनते हुए और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसको लेकर कोई बड़ी चर्चा होती हुई भी दिखाई पड़े। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, अगर वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हैं, तो इस मुलाकात के अपने आप में बड़े सियासी मायने। यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब बृजभूषण तो खुले तौर पर आजाद हैं, अब ना उन पर कोई आरोप है, तो ऐसे में बीजेपी उन्हें इस संगठन में एक मजबूत चेहरा बना सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण को हमने ऐसे अंदाज में भी देखा है कि अपनी ही सरकार को कई बार आईना दिखाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इनके जो बेटे सांसद हैं करण भूषण, वो खुलकर तारीफ करते हैं इस नई टीम की। ये तक कहते हैं कि ये टीम पीएम नरेंद्र मोदी की टीम है और ये टीम आगे बेहतर कार्य करेगी।
इन चेहरों से यही नजर आता है। जी। करण भूषण का तारीफ करना, बधाई देना, तो वहीं ब्रिजभूषण का इस नई टीम को लेकर कुछ ना कहना, सीधे मुलाकात करना, यही नजर आ रहा है। देखिए, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि भले ही इसको नई टीम बताया जा रहा हो, लेकिन 65 में से तकरीबन 14-15 नाम ऐसे हैं जो बड़े दिग्गज नाम रह चुके हैं बीजेपी में, उनको दोबारा इसमें कह सकते हैं कि एंट्री मिली है। 3 तो पूर्व सीएम है, तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ा नाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी दबदबा उनको देखने को मिलता है। अब उनके नाम पर अगर विचार नहीं किया गया, क्योंकि हमने देखा कि 2024 के चुनाव में भी उनका नाम को हटा दिया गया और उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, तो क्या उस पीड़ा को भी सामने रखा है कि भाई चले तब तो अलग बात थी, लेकिन अब जब मैं दोष मुक्त हो गया हूं और अदालत ने ये तक कह दिया है कि कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है और आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो ऐसे में मुझे भी, यानी वो ये सोचते होंगे कि उनको भी इस टीम का हिस्सा बनाया जाता। हो सकता है ये वाली बात भी हो, क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे स्मृति ईरानी हो या इसके अलावा और भी, चाहे राज्य का जिक्र आप कर लें या 2-3 पूर्व और भी जो सीएम उनकी बात आप कर लें, यानी कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, तो क्या उन 8-10 नामों में से क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं हो सकता था? ये अपने आप में एक सवाल बनता है और हो सकता है इस बात को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह मुलाकात करते हुए दिखाई पड़े हो, लेकिन अभी तक देखिए इस पूरे मामले के ऊपर ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो ऐसे में बिल्कुल वो बीजेपी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं, कई दफा सांसद भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको तवज्जो नहीं दी गई तो जाहिर बात है कि उनकी शिकायत करना जो है यहाँ पर जरूरी भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखकर तो ये ज्यादा ऐसा लगता है कि उनको चुना जाना चाहिए था, ताकि जिस तरह कैसरगंज, गोंडा और तमाम आसपास के इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ है, उससे बीजेपी को और बेहतर लाभ होता हुआ दिखाई पड़ता। अच्छा सर, क्या लगता है विधानसभा चुनाव ब्रिजभूषण को लड़ना चाहिए और क्या बीजेपी मौका देगी और क्या खुद ब्रिजभूषण लड़ना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो वो ये कहते हैं कि मैं सदन में वापस जाना चाहता हूँ, तो वो लोकसभा जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या, बिल्कुल आपने जिस तरह से बात कही कि क्या उनके मन में ये भी चल रहा है कि चलिए संसद ना सही तो कम से कम विधानसभा में ही सही मुझे मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि उनके एक बेटे सांसद हैं तो एक बेटे विधायक भी हैं, तो हो सकता है कि इन तमाम समीकरणों को लेकर भी वो आए हों। अभी कई सारे अगर मगर हैं, क्योंकि अभी तक क्लियरली उन्होंने यहाँ पर कोई बात को सामने नहीं रखा, सिर्फ शिष्टाचार भेंट उसको बताया है। इस मुलाकात को जो है कोई भी राजनीतिक एंगल उन्होंने नहीं दिया, लेकिन देखिए राजनीतिक माहौल में हर मुलाकात अपने आप में एक सियासी मायने रखती है, और क्या यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह आने वाले दिनों में एक बार फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी की मुख्य धारा में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे, या फिर उनको ये कह दिया गया है कि भाई आप एक काम करिए, आप फिलहाल शांत रहिए, जब मौका आएगा तब हम आपको लेकर चलेंगे, अभी तो आपका 27 के चुनाव में कोई भी चांस नहीं है। तो मिला जुलाकर अभी कयासबाजियां हैं, अभी अटकलबाजियां हैं, पुख्ता तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह इस तरह के नेता हैं जो हर बात को मीडिया के सामने डिस्कस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है इस मुलाकात को लेकर भी आने वाले दिनों में वो मीडिया के सामने बातचीत करते हुए दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, ये मुलाकात 18 अगस्त को हुई थी और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब हर तरफ सिर्फ चर्चा ही चर्चा हो रही है। अब ब्रिजभूषण की बात करें तो वो खुलकर ये कहते हैं, जैसा कि सर ने कहा, कि वो संसद दोबारा लौटना चाहते हैं। अब इस मुलाकात के बाद क्या इसे शिष्टाचार भेंट ही माना जाए या फिर इसके राजनीतिक मायने वाकई निकलते हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।